Okay. Hello, good morning. This chapter is about पावर शेयरिंग। सोशल साइंस का क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है सिविक्स का, उसका नाम है पावर शेयरिंग। और वहीं आज हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो फिर आने वाले जो चैप्टर हैं जैसे कि फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन कास्ट पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी चीज़ें समझ में आपको बड़ा मुश्किल होने लग जाएगा। तो कोशिश करना है कि इस चैप्टर को बहुत ही तसल्ली से समझ के चले। मैं आपको उदाहरण के साथ, इमेजेस के साथ, इस चीज़ को ग्राफिक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। जितना ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उतना ही आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगेगा अगर आपको अच्छे से समझाया जाए तो। राइट क्या? मेरा अप्रोच यही होगा कि बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको इस लेक्चर को समझाऊँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना इसको। आप 10 से 15 मिनट बस आप ध्यान से सुनो। आप बोलोगे कि हाँ सर, ये बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड ही है ना? तो कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ़ ये लगता है, ये है नहीं वैसा। क्या-क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि पावर शेयरिंग क्या होती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। फिर हम 2 कंट्री को देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। और ये 2 कंट्री को समझने से हमें ये पता चलेगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है और पावर शेयरिंग अगर करेंगे तो क्या होगा? अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा जी, अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, पावर शेयरिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर पावर शेयरिंग करनी है तो करेंगे कैसे भाई? यानी कि पावर शेयरिंग करने का तरीका क्या है वो समझेंगे, यानी कि फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। उसके बाद हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, यानी कि व्हाई वी वांट पावर शेयरिंग। हमें क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? और उसके बाद एक टर्म है जिसका नाम है मैजॉरिटेरियनिज़्म। देखो, इसको हिंदी में बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जब चुनावी माहौल था लोकसभा का, तब हमने इस शब्द को सुना था हिंदी में। ऑल्दो हमें इससे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। आई मीन चुनावी माहौल से क्या उसमें क्या चीज़ें चल रही थी। लेकिन हाँ, इस शब्द को समझना इम्पोर्टेंट है कि हाँ, आखिर इसका मतलब क्या है, राइट क्या? चलो जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है? देखो, पावर शेयरिंग में 2 शब्द हैं, एक है पावर और दूसरा है शेयरिंग। पावर मतलब आपको पता होता है कि शक्ति होता है और शेयरिंग मतलब कि बँटवारा होता है। यानी कि यहाँ पे हम शक्ति की बँटवारा की बात कर रहे हैं। सर, कैसे शक्ति की ब बँटवारा की बात कर रहे हैं? क्या शक्तिमान की शक्ति के बँटवारे की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उस शक्ति के बँटवारे की बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस बँटवारे की बात कर रहे हैं, जिस शक्ति के बँटवारे की बात कर रहे हैं, उसको हम आप आपको एक एग्ज़ाम्पल के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अगर कुछ हो जाता है समाज में, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो हो जाती है, तो फिर उस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आप किसके पास जाओगे? तो आप बोलोगे सर, पुलिस स्टेशन के पास जाएँगे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपने रिपोर्ट लिखवा दिया, अब किसके पास ये पावर है कि वो बताएगा कि हाँ, वो सच में उसने गुनहगार है या नहीं, गलती किया है कि नहीं किया उसने और सज़ा क्या देनी है? क्या पुलिस ही सज़ा दे देगी क्या? बोलोगे नहीं सर, पुलिस के पास ये पावर नहीं होता है, ये पावर है जुडिशरी के पास। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, तो जो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, किसको पहले जाना है, किसको बाद में जाना है, कौन किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या आप भी वहाँ पे जाके काम करने लग जाओगे क्या? नहीं ना, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। कोई भी वहाँ पे खड़ा होके ट्रैफ़िक को कंट्रोल नहीं करने लग जाएगा जस्ट बिकॉज़ कि उसके पास उस चीज़ की पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। आप जाके पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखने लग जाओगे क्या? नहीं ना, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का पावर नहीं है। क्या जज साहब जाकर के वहाँ पे रिपोर्ट लिखने लग जाएँगे क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का पावर नहीं है। क्या पुलिस स्टेशन का एक अधिकारी जा कर के जुडिशरी में कोर्ट में जाकर के वहाँ पे जजमेंट सुनाने लग जाएगा क्या? नहीं लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास उस चीज़ का पावर नहीं है। इन सारे एग्ज़ाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि देखो यार, हमने पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। हर किसी के काम को ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम वो है। हमने ऐसा नहीं कर रहा कि हर काम को एक ही आदमी के अंदर दे रखा है कि तुम ही सब काम करोगे, तुम ही रिपोर्ट लिखोगे, तुम ही जजमेंट सुनाओगे, तुम ही ट्रैफिक को कंट्रोल करोगे। ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमने पावर को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। दिस इज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। देखो, जैसे-जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग एग्ज़ाम्पल देंगे बेल्जियम और श्रीलंका का, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और बेल्जियम के बारे में सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड पे हम लोग दोबारा आएँगे, जब हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको बहुत ही अच्छे से एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
इस पे भी दोबारा आएँगे। अभी आते हैं हम लोग सबसे पहले बेल्जियम के बारे में। देखो बेल्जियम की अगर बात करें तो यूरोप की एक कंट्री ही है और जिसका कैपिटल है वो है ब्रसेल्स। अगर इसका फ्लैग की बात करें तो ब्लैक, येलो और रेड इसका ये फ्लैग है। फ्लैग पे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता कि फ्लैग देख कर के पूछ ले कि ये कौन-सी कंट्री का फ्लैग है। तो हमें पता होना चाहिए जस्ट बिकॉज़ कि एनसीईआरटी में कोई कंट्री का नाम मेंशन है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस आपको आगे हम बताएँगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे-अच्छे रोड्स हैं और लोग यहाँ पे अच्छा खासा एन्जॉयमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि ठीक-ठाक चीज़ें दिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी देख लेते हैं। देखो बेल्जियम की बात करें तो ये यहाँ पे है। दिस इज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली बेल्जियम और बेल्जियम को 4 कंट्री इसके बाउंड्री को टच करती हैं। अगर नॉर्थ में बात करें तो नीदरलैंड है, एन से नॉर्थ, एन से नीदरलैंड। फ्रांस की बात करें तो साउथ में फ्रांस है, बेल्जियम के, ईस्ट में जर्मनी है और साउथ ईस्ट में स्विट्ज़रलैंड नहीं है, जस्ट अ सेकंड आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। स्विट्ज़रलैंड नहीं है, जो साउथ ईस्ट जो चौथी कंट्री वो है लक्ज़मबर्ग। कौन-सी कंट्री भाई? लक्ज़मबर्ग है, वो साउथ ईस्ट में इसको टच करती है। यानी कि 4 कंट्री बेल्जियम की बाउंड्री को टच करती है, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग और फ्रांस। कौन किस डायरेक्शन में वो भी आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और साउथ ईस्ट में कौन-सी है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। डेमोग्राफी मतलब कि पॉपुलेशन, लोग कैसे वहाँ पे हैं, राइट क्या? लोगों का फीचर कैसा है? अगर हम बेल्जियम की बात करें तो ये है पूरा बेल्जियम, ठीक है जी? ये है पूरा बेल्जियम और बेल्जियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ऊपर वाला जो बेल्जियम है उसको फ्लेमिश कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, इसको वेलोनिया कहते हैं। और यहाँ पे ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ईस्ट बेल्जियम, यहाँ पे एक ईस्ट वाला पार्ट हो गया और यहाँ पे छोटा-सा जो रीजन देख रहे हैं रेड कलर का डॉट, ये है इसकी कैपिटल जो मैंने बताया आपको कि ब्रसेल्स है। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं। देखो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फ्लेमिश। फ्लेमिश रीजन में जो जनसंख्या रहती है वो है डच और उनकी जनसंख्या है 59% और जो वेलोनिया वाला रीजन है, जो कि साउथ में है, वहाँ पे 40% पॉपुलेशन है और वो जो जनसंख्या है वो लैंग्वेज बोलती है फ्रेंच। और जो ग्रीन वाला रीजन है छोटा-सा ईस्ट में, वो है ईस्ट बेल्जियम जहाँ पे कि 1% जनसंख्या है बेल्जियम की और वो जनसंख्या है जर्मन लैंग्वेज बोलने वाली। और जो बीच में आप जो यहाँ पे ब्रसेल्स देख रहे हैं, वो ऐसी रीजन है जहाँ पे कि दोनों ही लोग रहते हैं, यानी कि फ्रेंच और डच दोनों रहते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में है, 80% है और डच सिर्फ 20% है। यानी कि अगर ओवरऑल अगर कंट्री की बात करें, तो डच मेजॉरिटी में है, उनकी जनसंख्या 59% है। बिल्कुल सही बात है, यही समझ में आया ना हमें? डच क्या है 59% है, फ्रेंच कितने 40% है और जर्मन लोगों का जनसंख्या कितना है? 1% है और अगर फ्रेंच की बेल्जियम की कैपिटल की बात करें, ब्रसेल्स की बात करें, तो यहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में 80% है और डच क्या है यहाँ पे 20% है और यहीं से हमको प्रॉब्लम निकल के आएगा इस कंट्री का। अब बोले सर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम आपको यहाँ से समझ में आएगा। उसके पहले आपको बता दें जैसे मैंने बोला कि 4 कंट्री का नाम याद रखिएगा। ये 4 कंट्री हैं जो बाउंड्री टच करती हैं और इसका टोटल पॉपुलेशन है 1.14 करोड़। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको प्रॉब्लम समझाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं 1950 में। 1950-1960s की बात अगर करें बेल्जियम का, तो बेल्जियम में क्या हुआ कि डच लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो गया कि यार हम मेजॉरिटी में हैं और हमारा ही डेवलपमेंट कम हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि जो वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जो कि माइनॉरिटी में थे, जिनका जनसंख्या सिर्फ 40% था, वो ऐसी कम्युनिटी थी जो कि रिच थी और वो पावरफुल थी। और जो जनसंख्या मेजॉरिटी में था यानी कि डच, जिनकी जनसंख्या 59% थी, वो कम्युनिटी रिच नहीं थी और वो पावरफुल नहीं थी। ये चीज़ डच लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया था 1950 और 60 में और इस चीज़ ने क्या किया, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन को लेकर के आ गया और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि अगर डच है, ये फ्रेंच है, तो इसका डेवलपमेंट कम हुआ है, इसको एजुकेशन बाद में मिला है, ये पावरफुल नहीं है, ये रिच नहीं है और इसके जस्ट अपोजिट एक फ्रेंच है, जो कि डेवलप्ड भी है, जो कि रिच भी है, जो पावरफुल भी है, इसको बढ़िया एजुकेशन भी मिला है और ये अच्छा खासा डेवलप्ड है और यही माइनॉरिटी में है और ये मेजॉरिटी में है। इस चीज़ ने क्या कर दिया, बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के आ गया। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द बेल्जियम।
अब जब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार-धाड़ शुरू हो जाता है। लोग एक-दूसरे के प्रति नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेल्जियम एक बहुत ही स्मार्ट कंट्री निकल के आती है और अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कर लेती है। अब बेल्जियम कैसे अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करेगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। बेल्जियम बेसिकली 3 चीज़ करेगा। पहला तो ये करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके और जो केंद्र में जो सरकार बनेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी, वहाँ पे ये बोल दिया कि दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और वहाँ पे 10 मिनिस्टर चुन करके आते हैं, तो 5 फ्रेंच बोलने वाला मिनिस्टर होगा और 5 ही डच बोलने वाला लोग होगा। ये चीज़ बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया यानी कि आपको फॉलो करना ही है। यानी कि हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डच और फ्रेंच के बीच में सेंट्रल लेवल पे और ये जानते हुए कि फ्रेंच कहाँ कौन है माइनॉरिटी में है और डच कौन है जो कि मेजॉरिटी में है, राइट क्या? और एक और बात बोली गई कि कुछ ऐसे स्पेशल लॉ में अगर लेकर आने होंगे, स्पेशल लॉ अगर रिक्वायरमेंट होगा, उस लॉ को बनाने के लिए कोई भी एक कम्युनिटी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती है। यानी कि अगर कोई बड़ा-सा डिसीज़न अगर लेना होगा, तो दोनों ही कम्युनिटी का कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी कि सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके कोई बड़ा-सा डिसीज़न लिया जाएगा। यानी कि कोई एक कम्युनिटी अपने आप, अपने दम पे कोई बड़ा-सा डिसीज़न नहीं ले सकती है, ये बात बोल दिया गया। यानी कि सेंट्रल लेवल पे क्या किया गया? सेंट्रल लेवल पे किया गया कि जब सरकार बनेगी, तो दोनों ही जो कम्युनिटी है, उसके इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे और जो सर अगर कोई स्पेशल लॉ लेकर भी आना होगा, तो भी क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कम्युनिटी का हमको परमिशन लेना पड़ेगा, ये बात उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। दूसरा चीज़ क्या किया गया? दूसरा चीज़ बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जस्ट अ सेकंड, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका फॉर्मेशन होगा। यानी कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और दूसरा क्या होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। यानी कि पहले ये था कि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। अब बोला है कि नहीं, कुछ पावर को हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे और स्टेट लेवल पे भी सरकार बनेगी। यानी कि अगेन पावर को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यानी कि अब सारा पावर केंद्र सरकार के पास नहीं रखा गया। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ क्या किया, अब हम बात करते हैं ब्रसेल्स का। ब्रसेल्स में मैंने बोला था कि वहाँ पे थोड़ा-सा सिचुएशन अलग था। ब्रसेल्स में दोनों जनसँख्या थी, फ्रेंच भी और डच भी। लेकिन फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी में थे और यहाँ पे डच क्या थे, माइनॉरिटी में। देखो अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें, तो डच मेजॉरिटी में जिनकी जनसँख्या 59% है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है जिनकी जनसँख्या 40% है। लेकिन अगर बेल्जियम की कैपिटल यानी कि ब्रसेल्स की बात करें, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोज़िट है, यहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में है 80% है और डच माइनॉरिटी में है जो कि 20% है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि बेल्जियम ब्रसेल्स में भी एक सरकार बनेगी और यहाँ भी जब सरकार बनेगी तो यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। यानी कि यहाँ भी अगर डच वाला भी 2 मिनिस्टर है तो फ्रेंच का भी 2 ही होगा, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होगा। अब यहाँ पे फ्रेंच वाला क्यों एक्सेप्ट कर लिया भाई? ऐसा क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्यों अपने पावर को इक्वली शेयर कर लिया? क्योंकि डच वाले ने पावर को इक्वली शेयर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसीलिए फ्रेंच ने ब्रसेल्स में इक्वल पावर को शेयर कर लिया डच के साथ। समझ में आया क्या? तो अभी तक हमने ये देखा कि बेल्जियम में 3 चीज़ें की गईं। एक किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सरकार बनेगी, तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो। एक स्टेट गवर्नमेंट में सरकार बना दिया है और ब्रसेल्स में बोल दिया गया कि फ्रेंच और डच के बीच में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स का बँटवारा होगा, प्रोवाइडेड दैट कि हाँ भाई, दोनों ही क्या है, एक मेजॉरिटी में है और एक माइनॉरिटी में है। अब फ्रेंच ने ऐसा क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि डच ने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच के साथ इक्वली पावर को शेयर किया किया था। ये बात जानते हुए भी कि फ्रेंच जो है कंट्री में माइनॉरिटी में है और जो डच है, वो कैसा है, मेजॉरिटी में है। एक और चीज़ें यहाँ पे की गई और वो है क्या? वो है किया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। सर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट वो होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको कि सिर्फ़ एक ही कम्युनिटी के लोग चुन कर के लेकर के आते हैं। यानी कि इस ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे स अगर डच का कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ़ डच के लोगों ने इसको वोट दिया है। यहाँ पे फ्रेंच के लोगों ने वोट यहाँ पे सॉरी, अगर हम ये बोलें जस्ट अ सेकंड, अगर मैं ये बोलूँ कि
ये एक फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ये एक ऐसी सरकार है, यहाँ पे ऐसे लोग को चुन करके लेकर आया है जिनको कि वोट सिर्फ़ फ्रेंच लोगों ने दिया है। इसको डच ने वोट नहीं दिया, इसको जर्मन ने वोट नहीं दिया। अगर मैं बोलूँ कि ये एक हिंदी गवर्नमेंट है, एक हिंदी गवर्नमेंट है। हिंदी गवर्नमेंट अगर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आदमी चुन कर के आया है उसको वोट कौन दिया? सिर्फ़ हिंदी बोलने वाले लोगों ने दिया है। इस तरीके की जो सरकार बनती है इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि व्हिच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलॉन्गिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी दैट इज़ द डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। ये चीज़ बोल दिया गया और इसको इसलिए बनाया गया ताकि इनका काम सिर्फ़ अपने कम्युनिटी के लोगों के बारे में सोचना रहेगा। यानी कि अगर ये डच का कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो ये सिर्फ़ डच लोगों के बारे में सोचेगा। डच का कैसे कल्चरली इम्प्रूवमेंट हो, कैसे डच लोगों का एजुकेशनली इम्प्रूवमेंट हो, डच लैंग्वेज कैसे ग्रो करेगी इसके बारे में। अगर उसी तरीके से अगर फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ़ फ्रेंच के कल्चर के बारे में सोचेगा, फ्रेंच के एजुकेशन के बारे में सोचेगा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सोचेगा। तो कहीं न कहीं एक और तरीके से पावर को यहाँ पे क्या किया गया, बँटवारा किया गया। तो अभी तक हमने ये देखा कि 3 तरीके से पावर को बँटवारा किया गया है, कहाँ पे भाई? बेल्जियम में। एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक हमने देखा कम्युनिटी लेवल पे क्या किया गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए इसका consequences क्या होता है? इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका आउटकम क्या होता है? तो इसका आउटकम ये होता है कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है और आज का डेट में जो ब्रसेल्स है, यूरोपियन यूनियन का एक क्या है हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे यूरोपियन कंट्री का एक समूह है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स है और ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। राइट क्या? अब बे ज अब मान लीजिए इतना बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन का अगर किसी कंट्री का अगर कैपिटल अगर हेडक्वार्टर होता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे शांति है। अब जहाँ पे मार-धाड़ होगा क्या वो किसी यूनियन का हेडक्वार्टर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो इमेज हमने वहाँ पे देखा था, एक सेकंड, इस इमेज की बात कर रहे हैं, क्या इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्या? ये आपको यहाँ पे जो शांति दिख रही है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि बेल्जियम में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, पावर को शेयर कर दिया गया और यहाँ पे यहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर के आई गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पावर को अगेन मैं बोल रहा हूँ, पावर का बँटवारा किया गया। राइट क्या? तो ये जो चीज़ें हमने देखा अब तक, ये हमने देखा बेल्जियम के बारे में, जो कि फ्रेंच और डच के बीच में पावर का बँटवारा कर दिया गया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज़ नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द बेल्जियम, ये आपको मैंने पहले ही स्लाइड पे बताया था कि कौन-कौन सी कंट्री जो बेल्जियम की कंट्री को टच करती हैं। फ्रांस करता है क्या? यस सर करता है, साउथ में करता है। नीदरलैंड? यस सर नॉर्थ में करता है। क्या स्वीडन करता है क्या? स्वीडन नहीं करता। लक्ज़मबर्ग करता है कि यस लक्ज़मबर्ग करता है। लक्ज़मबर्ग करता है, साउथ ईस्ट में करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। फ्रेंच कम्युनिटी का परसेंटेज कितना है? ये बेल्जियम में पूछ रहा है। बेल्जियम में पूछ रहा है, बेल्जियम में कितना है? 40% है। अगर यही क्वेश्चन होता कि ब्रसेल्स में कितना है, तो आप बोलते कि 80% है। अगर ब्रसेल्स में पूछता पूछता तो 80%, अब बेल्जियम में पूछ रहा है तो वो क्या है? 40%। बहुत अच्छी बात है। अब व्हिच लैंग्वेज इज़ डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन-सा लैंग्वेज बोला जाता है? तो 59% किसकी जनसंख्या है? डच की है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि बेल्जियम में कौन-सा डोमिनेंटली लैंग्वेज बोला जाता है तो फ्रेंच हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। नेक्स्ट, बेल्जियम में कौन से प्रिंसिपल पे काम किया गया? क्या मेजॉरिटेरियनिज़्म किया गया? क्या होता है ये आपको आगे बताएँगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मेजॉरिटेरियनिज़्म नहीं किया गया। क्या किया गया? एक्कोमोडेशन किया गया यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलो जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब श्रीलंका का। मैंने बोला कि 2 कंट्री का एग्ज़ाम्पल लेंगे, इससे समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है और पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। अब तक हमने बेल्जियम में देखा कि हाँ भाई पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से ये हुआ कि हाँ भाई दोनों कम्युनिटी के बीच में शांति बहाल हो गई और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व कर लिया गया। अब बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका की अगर बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि आइलैंड क्या होता है। ऐसा रीजन जो चारों तरीके से पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम श्रीलंका की डेमोग्राफी की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन वहाँ पे है। 2 करोड़ लोग वहाँ पे हैं।
और वहाँ पे 2 कम्युनिटी रहती है, एक है सिन्हाला बोलने वाले लोग और एक है तमिल बोलने वाले लोग। सिन्हाला बोलने वाले लोग की जनसंख्या 74% और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्या 18%। अब वहाँ पे जो तमिल लोग भी हैं ना, वो 2 तरीके के तमिल हैं। एक वो तमिल जो श्रीलंका के नेटिव हैं, यानी कि श्रीलंका के ही हैं, उनके फ़ोरफ़ादर श्रीलंका में ही पैदा हुए थे। एक वो तमिल है और एक वो तमिल जो भारत में थे और भारत से माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे। जब ब्रिटिश आए थे तो उनको वहाँ से माइग्रेट करके लेकर जाया गया था। तो 2 तरीके तमिल हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स, राइट क्या? जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनकी जनसंख्या 13% और जो इंडियन तमिल्स हैं, उनकी जनसंख्या है 5% और दोनों को मिलाकर के तमिल की जनसंख्या है 18%। तो यहाँ से हमें ये समझने को मिलता है कि सिन्हाला मेजॉरिटी में है, 74% है कंट्री में और तमिल जस्ट 18% है, राइट क्या? लैंग्वेज ये सिन्हाला बोलते हैं। सिन्हाला जो कम्युनिटी है उनका जो लैंग्वेज है उसको भी सिन्हाला कहते हैं और जो तमिल लोग हैं, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको पता ही है कि वो तमिल बोलते हैं। अगर रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं सिन्हाला लोग और जो तमिल लोग हैं वो हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी को क्या करते हैं, फ़ॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ हमको समझ में आएगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है भाई। यहाँ पे एक चीज़ किया गया और वो किया गया मेजॉरिटेरियनिज़्म। देखिए श्रीलंका आज़ाद हो जाता है 1948 में। जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, उसी तरीके से श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज़्म किया गया। अब बोले सर मेजॉरिटेरियनिज़्म क्या होता है? आपको एक एक चीज़ बता दें यहाँ पे, किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में आईएसएम लगा होता है तो समझ जाइए कि वहाँ पे किसी आइडियोलॉजी की बात की जा रही है, किसी बिलीफ सिस्टम की बात की जा रही है, किसी थिंकिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। अब मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसमें ये उनका कहना होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी ना उसी के पास पावर होना चाहिए, वही कंट्री को रूल करेगी और उसको जैसे मन करेगा वैसे रूल करेगी और जो माइनॉरिटी है उसके जो विश है, उसका जो नीड है, उसको क्या कर सकती है, वो डिसरिगार्ड कर देगी, यानी कि उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 100 लोग हैं तो एक 2 कम्युनिटी, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। मान लीजिए कि एक्स कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो 90 है और जो वाई कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन 10 है। तो मेजॉरिटी में यहाँ पे एक्स कम्युनिटी है। तो मेजॉरिटेरियनिज़्म कहता है कि जो एक्स कम्युनिटी बोलेगी उसी तरीके से रूल होगा। इसी के पास पावर होगा। इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाए, ये मर रहा है, जी रहा है, खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को क्या कहते हैं, मेजॉरिटेरियनिज़्म कहा जाता है। समझ में आया क्या? और यही चीज़ किया जाता है कहाँ पे, श्रीलंका में। जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, जिनकी जनसंख्या 40% थी, सिन्हालाओं की जनसंख्या कितनी थी? 74%। तो उनका कहना ये था, सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर का कहना ये था कि जो सरकार चलेगी, जो जिसका डोमिनेंस होगा श्रीलंका में, वो होगा सिन्हाला कम्युनिटी का। यानी कि सिन्हाला लोग ही सरकार बनाएँगे और वो जो जिस तरीके से चाहेंगे, इस तरीके से वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। अब तक ये सिर्फ़ कह रहे थे, लेकिन अब देखिएगा क्या होता है। 1956 में एक कानून बना दिया गया श्रीलंका में। और उस कानून में ये बोल दिया गया कि श्रीलंका का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और सिर्फ वही एक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और वो होगा सिन्हाला। वो क्या होगा? सिन्हाला होगा। अब सिन्हाला अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ामिनेशन भी सिन्हाला में होगा, आपके सारे ऑफिशियल काम सिन्हाले में होंगे, यानी कि हर काम सिन्हाला में होगा। अब आपको फ़ोर्स किया जाएगा कि आपको सिन्हाला लैंग्वेज सीखना ही सीखना है। जब ये चीज़ हुआ, तो क्या हो गया, जो तमिल लोग हैं, वो क्या हो गए, गुस्सा इससे हो गए और इस चीज़ के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए गए। इतना ही सिर्फ नहीं रुका, सिन्हाला लोग ने इतना पे नहीं रुका, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सिन्हाली जो जो लोग थे, यूनिवर्सिटी में चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे जॉब की बात हो गवर्नमेंट में, वहाँ पे भी सिन्हाले लोगों को क्या करने लगे, फ़ेवर करना शुरू कर दिया। उनको एक तरीके से पार्शियलिटी करना शुरू कर दिया, यानी कि तमिल लोगों को बाद में जॉब मिलता था, नहीं मिलता था। सबसे पहले सिरहाने लोगों की भर्ती की जाती थी, उनको पहले एडमिशन मिलता था। ये चीज़ करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद एक और चीज़ बोला गया और ये बोला गया कि जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, उसको एक स्टेट रिलीजन बना दिया गया। यानी कि श्रीलंका का एक ऑफ़िशियल धर्म भी डिक्लेयर कर दिया गया और वो बोल दिया गया कि बुद्धिज़्म होगा। यानी कि लैंग्वेज को भी इम्पोज़ कर दिया गया और धर्म को भी इम्पोज़ कर दिया गया और सरकारी नौकरी में, एडमिशन में, हर जगह कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया तमिल लोगों के साथ।
ये जब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो तमिल जो लोग होते हैं, उनके बीच में गुस्सा शुरू हो जाता है और सिन्हाली और तमिल लोगों के बीच में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब देखिएगा चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं। अब जो तमिल लोग हैं ना, वो कहीं न कहीं उनको ऐसा फीलिंग होना शुरू हो गया कि यार हमारा तो यहाँ पे कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। अपने आप को एक एलियनेशन की फीलिंग उनके अंदर आने लगी। एलियनेशन मतलब होता है कि आप अपने आप से कटा हुआ समझते हैं समाज से। यानी कि समाज में आपका कोई अपीयरेंस ही नहीं है, समाज में आपका कोई महत्व ही नहीं है, समाज में आपका कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। अब उनको लग रहा था यार क्या सिर्फ़ हम आधार कार्ड में नाम लिखवाने के लिए आए हैं क्या? ना हमें नौकरी मिल रही है, ना हमारे लैंग्वेज को प्रमोशन किया जा रहा है, इनफैक्ट हमारे लैंग्वेज को ख़त्म किया जा रहा है, राइट क्या? तो उन दोनों कम्युनिटी के बीच में सिन्हाली और तमिल लोगों के बीच में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। Right? क्या? So they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhali leaders was sensitive to their language and culture. ये चीज़ उनको समझ में आ गया कि जो सिन्हाली लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म, हमारे लैंग्वेज के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए तमिल लोग क्या करेगा, अब यहाँ से तमिल लोग की डिमांड शुरू हो जाती है। तमिल लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो हमारे राइट को क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है, उसको हमें दे नहीं रहा है। राइट क्या था? राइट क्या? वहाँ उनको समझ में आने लगा कि जॉब में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, अदर अपॉर्च्युनिटीज़ में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो जो रिलेशन था वो कहीं न कहीं सिन्हाला और तमिल के बीच में क्या हो गया? डिटेरियोरेट हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि इनका डिमांड क्या निकल के आता है। तो तमिल लोगों का डिमांड ये था कि अब हम क्या करेंगे भाई? उनका कहना था कि तमिल लैंग्वेज को भी क्या कर दिया जाए, ऑफ़िशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। जैसे हमने देखा कि 1956 में सिन्हाली लैंग्वेज को ऑफ़िशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अब तमिल बोल रहे हैं कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, राइट क्या? उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करना शुरू कर दिया और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया अपने इस अधिकार को माँगने के लिए। उनका एक और डिमांड था और वो डिमांड था रीजनल ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी मतलब होता है यू हैव राइट टू टेक डिसीज़न, यानी कि अगर आपके पास राइट है डिसीज़न लेने का, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमी। जैसे मान लो कि आप घर पे हो और घर से आपको स्कूल जाना है, तो मान लीजिए कि आपके पास बाईसाइकिल है और आपके पास R15 है। अब आपका मन किया कि मेरे को आज R15 से जाना है और चाबी उठाए, R15 निकाले, स्कूल चल गए। यानी कि आपके पास राइट है डिसीजन लेने का। लेकिन जैसे ही आप R15 की चाबी उठाते हैं, मम्मी का फ्लाइंग चप्पल रिसीव ऑन योर फेस और बोलती है मम्मी कि चुपचाप बाइक साइकिल से जा, R15 से नहीं जाना। यानी कि आपके पास डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं है, यानी कि आपके पास यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं है। और अगर आप चाबी उठाकर अपने मन से R15 से चले जाते तो आपके पास क्या था? ऑटोनॉमी था। तो ये होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि यू हैव राइट टू टेक डिसीज़न कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो तमिल लोग का डिमांड ये था कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब ये कि जिस रीजन में वो रहते हैं, वहाँ पे उनको अधिकार दिया जाए कि वो अपना डिसीज़न खुद वो ले सकें। अब वो रहते किस रीजन में थे? तो अगर आप मैप देखिएगा श्रीलंका का, अगर हम मैप देखेंगे, तो ये है श्रीलंका। ये है श्रीलंका। ये जो नॉर्थ वाला जो रीजन देख रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है वही है तमिल। इस रीजन में वो कह रहे थे कि इस रीजन में हमको क्या कर दीजिए आप, हमको एक ऑटोनॉमस रीजन बना दीजिए ताकि हमारे पास अधिकार रहे, हम अपना डिसीजन खुद वो ले सकें, राइट क्या? तो आपको क्या लगता है कि ये डिमांड उनकी पूरी कर दी जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सिन्हारा लोग इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं मानेंगे और उनका ये भी डिमांड था कि एजुकेशन में, जॉब में उनको साथ क्या किया जाए, इक्वालिटी बरता जाए, उनको भी समान अवसर दिया जाए, राइट क्या? लेकिन सिन्हाला लोगों ने क्या कर दिया, इस चीज़ को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया, राइट क्या? बार-बार इनके डिमांड को क्या कर दिया जा रहा था, डिनाई कर दिया जा रहा था। जब इन सारे डिमांड को नहीं माना गया, तब तमिल लोगों ने बोला कि अब हमारा एक और डिमांड होगा और वो डिमांड होगा सेपरेट स्टेट बनाने का, यानी कि तमिल एलम बनाने का डिमांड शुरू हो गया। एलम मतलब होता है स्टेट। यानी कि अब उनका ये कहना था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, उनको एक अलग कंट्री बना के दी जाए और ये डिमांड उनका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है जब उनके लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जब उनको ऑटोनॉमी नहीं दिया जाता है तो। राइट क्या? और तब जाके एक पार्टी बनती है, एक ग्रुप बनता है जिसका नाम होता है एलटीटीई, यानी कि
लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ये जो है अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है और तब जाके हमको देखने को मिलता है सिविल वॉर शुरू हो जाता है श्रीलंका में। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, और इसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाता है 1983 में, और ये चलता है 2009 तक। राइट क्या? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई कारण क्या था, रीजन क्या था सिविल वॉर होने का, रीजन ये था कि जो तमिल लोग हैं, उनका जो राइट है उसको बार-बार डिनाई किया जा रहा था सिन्हाली लीडर्स के द्वारा। उनके लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा था, उनके धर्म को सप्रेस किया जा रहा था। उनके ऊपर दूसरे लैंग्वेज को इम्पोज़ किया जा रहा था, थोपा जा रहा था, राइट क्या? उनके ऊपर दूसरे धर्म को थोपा जा रहा था, और इन सब चीज़ों ने क्या किया सिविल वॉर को और इस कंट्री को लेकर किया, और 1983 23 ऑफ जुलाई को शुरू हो जाता है सिविल वॉर। अब आप पूछोगे सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर ऐसा सिचुएशन होता है जब एक ही कंट्री के अपने ही लोग अपने एक दूसरे के बीच में क्या कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। तो तमिल और सिन्हाली के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्यों? जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे उनके साथ पावर को शेयर नहीं किया जाता है, राइट क्या? सो जस्ट अ सेकंड। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि सिविल वॉर क्या होता है और ये क्यों शुरू हो जाता है, राइट क्या? ठीक है जी। और इसका कॉन्सिक्वेंसेज़ हमें ये देखने को मिलता है कि ना जाने हज़ारें लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोगों को मारा-पीटा जाता है, बहुत सारे लोग अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने देश को छोड़ कर के भागना पड़ जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हमको देखने को मिलता है क्या चीज़ का भाई? तो श्रीलंका में क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया जाता है। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि 2 कंट्री का एग्ज़ाम्पल लेंगे और यहाँ से हमें ये समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंस क्यों होती है। देखिए बेल्जियम में पावर शेयर जब किया गया दोनों कम्युनिटी के बीच में, उनको अधिकार दिया गया डिसीजन लेने का, उनके बीच में पावर को बँटवारा किया गया, तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे शांति बहाल हो गई, और इतनी शांति बहाल हो गई कि देखिए कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, राइट क्या? और दूसरी तरफ हम श्रीलंका की बात करते हैं, यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, पावर को शेयर नहीं किया गया, और इसका कॉन्सिक्वेंसेज़ हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है, यहाँ पे मारपीट हो जाता है, ना जाने कितने लोगों के मर्डर हो जाते हैं, राइट क्या? तो ये चीज़ हमको यहाँ से समझ में आ जाता है पावर शेयरिंग के बारे में। अब यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो वही बात है, बेल्जियम के बारे में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के जो लीडर हैं, वो क्या करते हैं, जो कंट्री की जो यूनिटी है उसको रियलाइज़ करते हैं, और इसको कैसे करते हैं भाई? कैसे यूनाइट की जाती है कंट्री को? जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका जो फीलिंग है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे माइनॉरिटी के फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होता है, यानी कि एक दूसरे का जो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करता है, उसको कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करके उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, और यहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, और यहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, शांति बहाल हो जाती है। तो ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द बेल्जियम एंड द श्रीलंका। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजॉरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए भाई, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या कर दिया? मेजॉरिटेरियनिज्म को अपना लिया। बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया गया, इंडिया में तो वैसे भी पावर शेयरिंग की जाती है, और जर्मनी में तो पावर शेयरिंग है ही। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम वाज़ लॉन्च्ड बाय, सेपरेट स्टेट बनाने का बात कौन कर रहा था? तो कौन कर रहे थे भाई? तमिलियन लोग कर रहे थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉर लाइक सिचुएशन और वॉर लाइक कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री, इसको क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं। सो दिस इज हाउ, इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि अब पावर शेयरिंग कैसे की जाती है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको हम यहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे, और ये हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि जैसे मैंने बोला था कि पावर शेयरिंग करना है, इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, ये हमने 2 एग्ज़ाम्पल से समझ लिया, बेल्जियम और श्रीलंका से। हाँ भाई, कि इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज़ कि अगर पावर शेयरिंग करते हैं,
तो क्या होता है शांति बहाल हो जाती है, अच्छी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, ठीक है जी। सोसाइटी में अच्छा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करें जैसे हमने श्रीलंका में देखा, तो हमने देखा कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। तो इम्पोर्टेंट तो है भाई पावर शेयरिंग, ये तो हमें समझ में आया। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि पावर शेयरिंग आखिर होती कैसे है? देखिए इन जनरल बोल रहे हैं, हमें 2 तरीके से पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। एक होता है हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। ऑल्दो अदर 3 वे हैं पावर शेयरिंग करने का उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि टोटल हम आपको 5 तरीके बताएँगे जैसे कि पावर शेयरिंग होती है। लेकिन अगर इन जनरल गवर्नमेंट के बेसिस पे बोलेंगे तो 2 तरीके से पावर शेयरिंग होती है। एक होता है हॉरिज़ॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे और वो 3 तरीके क्या हैं पावर शेयरिंग के करने के, राइट? ओके, जस्ट अ सेकंड। तो अभी आते हैं हम लोग पहला जो पावर शेयरिंग है दैट इज़ हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हॉरिज़ॉन्टल जो पावर शेयरिंग होती है, वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है। क्या बोला मैंने? हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग जो होता है, वो गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में होता है। किसका ऑर्गन भाई? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं ना, माइंड है, आपके लंग्स हैं, किडनी है, ब्रेन है, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर जो आपके बॉडी में है जो अलग-अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे जुडिशरी है, जैसे एग्ज़ीक्यूटिव है, जैसे कि लेजिस्लेचर है। ये सब अपना-अपना काम परफॉर्म करते हैं, सब अपने-अपने डोमेन में काम करते रहते हैं। तो इनके बीच जो पावर का बँटवारा है कि हाँ भाई अपना जैसे जस्टिस का काम है जुडिशरी का काम है कि जस्टिस को इंश्योर करना। एग्ज़ीक्यूटिव का काम है कि अगर कोई कानून बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करवा देना और लेजिस्लेचर का काम आपको तो पता ही है इसका काम है कानून बनाना। यानी कि इसका काम डिफाइन है, इनका काम डिफाइन है, इनका काम डिफाइन है। तो ये जो पावर का बँटवारा हमें देखने को मिल रहा है इस तरीके से, इसी को कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग। अब देखो इसको और थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, थोड़ा-सा और डिटेल्स में देखेंगे। जैसे मैंने बोला दिस इज़ द लेजिस्लेचर, दिस इज़ एग्ज़ीक्यूटिव और दिस इज़ जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब कि वो बॉडी जो कानून बनाती है। क्या करती है भाई? कानून बनाती है और एग्ज़ीक्यूटिव मतलब कि जो इम्प्लीमेंट करता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी का मतलब आपको पता ही है कि उसका काम है जस्टिस को सोसाइटी में इंश्योर रखना। यानी कि किसी के साथ अन्याय सोसाइटी में ना हो, इस चीज़ का काम कौन रखेगा? कौन ध्यान रखेगा? जुडिशरी रखेगी। अब थोड़ा-सा इसको और डिटेल्स में देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें जुडिशरी का हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयरिंग का, तो पावर जो शेयर होता है जैसे मैंने बोला डिफरेंट ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट है उसके बीच में होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आप हमसे कम पावरफुल हैं। या ये ना ही ये कह सकता कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं और आप हमसे कम हैं। कोई एक-दूसरे से ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों भाई? क्योंकि ऑल आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी सब एक समान पे हैं, कोई एक-दूसरे से ऊपर नहीं। इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करके दिखाने का एक पर्पस है। ये सिर्फ़ ऐसे अच्छा दिखे इसलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लूड नहीं किया है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब एक बेस एक है, कोई एक-दूसरे से ऊपर-नीचे नहीं है। चाहे अगर हम पिछला वाला भी अगर इमेज देखें, आप देखो यहाँ पे ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो सब क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? ऐसे ही होती है ना? सब एक दूसरे पे क्या है? उतना ही उसी लाइन पे खड़ा है, सब उसी लाइन पे खड़ा है। कोई किसी से ऊपर-नीचे यहाँ पे नहीं है। ऑल आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल यानी कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो पावर शेयरिंग होती है, इसमें कोई भी ऑर्गन्स एक-दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता है। ऑल आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या चीज़ है? अब इसमें देखिएगा इसमें और क्या चीज़ें बताई जा रही है? तो नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज़ अनलिमिटेड पावर। किसी भी जो 3 ऑर्गन हमने देखा, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके पास अनलिमिटेड पावर है, नहीं। आपके पावर पे कंट्रोल है। आपका काम सिर्फ़ जस्टिस को ही देखना है। आप थाना में जाकर के रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। आप कानून नहीं बना सकते हैं। आप कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ़ कानून को इम्प्लीमेंट करना है। ये जुडिशरी वाला काम नहीं कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट वाला काम नहीं कर सकते, यानी कि लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ़ कानून बनाना है, ये कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही ये जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं सोसाइटी में। इनका काम सज़ा सुनाना नहीं है, इनका काम सज़ा को डिफ़ाइन करना नहीं है। यानी कि पावर अनलिमिटेड किसी का भी नहीं है, पावर पे क्या है कहीं न कहीं कंट्रोल है, लिमिटेशन है। अच्छा जी, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि ईच
ऑर्गन चेक द अदर्स, यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। होता इसमें ये है कि जितने भी आपको यहाँ पे 3 ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमें 3 ऑर्गन जो दिखाई दे रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्ज़ेक्टिव और जुडिशरी। देखो सबका अलग-अलग काम है, राइट? अब मान लो कि लेजिस्लेचर कल को कोई गलत कानून बना देती है या कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो जुडिशरी क्या करेगी? यहाँ से इनको बोले कि भाई देखो आपका जो कानून है वो गलत है, आप इसको क्या करिए, हटाइए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं, इन जज का अपॉइंट कौन करता है भाई? तो इस जज को अपॉइंट करता है कौन? एग्ज़ेक्टिव करते हैं। कौन करता है भाई? एग्ज़ेक्टिव। अब आपके दिमाग में बार-बार बात आ रही होगी, आखिर ये एग्ज़ेक्टिव है कौन? देखो एग्ज़ेक्टिव में कौन-कौन आता है आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। एक होता है पीएम, प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये जितने भी सारे लोग हैं सब एग्जीक्यूटिव है। इसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं। अभी आपके लिए इतना ही समझ लीजिए। तो पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ये कौन होता है? ये कौन होता है? ये होता है एग्जीक्यूटिव। इन्हीं को ही एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, राइट क्या? अब जो जज का अपॉइंटमेंट होता है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो जज का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, राइट क्या? तो प्रेसिडेंट साहब इनको क्या करें, अपॉइंट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब को कौन ये परमिशन देता है कि आप लिख के देता है कि आप अपॉइंट करिए? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है कि हाँ भाई आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। प्रेसिडेंट इस देश में जो कुछ भी करते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से ही काम करना होता है। यानी कि यही इनको अपॉइंट कर रहा है, और मतलब कि यही बॉडी इस बॉडी को अपॉइंट कर रही है, और फिर यही बॉडी इसके पावर को भी क्या करे, कंट्रोल कर रही है। राइट क्या? अगर मान लीजिए कि एग्ज़ेक्टिव कोई गलत डिसीज़न लेते हैं, मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई गलत डिसीज़न लेते हैं, जुडिशरी क्या करेगी? उनके डिसीज़न को खत्म कर देगी। उसी तरीके से पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट भी मान लो अगर कुछ गलत काम करती है, कुछ गलत कानून लेकर आती है, तो जुडिशरी क्या करेगी? उसको हटा देगी। अब मान लीजिए कि जुडिशरी ही कुछ गलत कर दिया, तो जज साहब ने कुछ गलत काम कर दिया, तो फिर इनको इम्पीच कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? इम्पीचमेंट किया जाता है, और फिर इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को भी हटाया जाता है और जज को भी हटाया जा सकता है। तो मान लो जैसे मैंने बोला, चलो एक एक और कंट्रोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ेक्टिव का, मान लें कि प्रेसिडेंट साहब हो गए, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, ये अगर कुछ गलत करते हैं, इनको कहाँ हटाया जाएगा? पार्लियामेंट में हटाया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे के पावर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अगर ये कुछ गलत करेंगे तो ये कंट्रोल कर लेगा, ये कंट्रोल कर लेगा। अगर ये कुछ गलत करेंगे तो ये दोनों कंट्रोल कर लेंगे, या फिर ये कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। सब एक दूसरे की गलती को क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको चेक करके चलते हुए चल रहा है। इसी चीज़ को कहते हैं चेक एंड बैलेंस, राइट क्या? तो चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। रेदर देन वो क्या करते हैं, एक दूसरे ऑर्गन के पावर को चेक करते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। इसी चीज़ को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। आई होप कि दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। चलो जी, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा जो हमारे पास पावर शेयरिंग है, जिसका नाम है वर्टिकल पावर शेयरिंग। दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है जी। अब अच्छा जी, अब यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। वर्टिकल जो पावर शेयरिंग होती है, वो होता है डिफरेंट लेवल की सरकार के बीच में जब पावर शेयरिंग की जाती है, उसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। ध्यान से सुनो। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल की सरकार के बीच में जब पावर का बंटवारा किया जाता है, इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? गवर्नमेंट के ही डिफरेंट ऑर्गन के बीच में जब पावर शेयर की जाती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट लेवल की सरकार, शब्द पे ध्यान देना, लेवल बोल रहा हूँ मैं। डिफरेंट लेवल की सरकार के बीच में जब पावर शेयरिंग की जाती है, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसे कि एक लेवल हो गया, फर्स्ट लेवल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। दिस इज सेकंड सेकंड लेवल जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, और दिस इज द थर्ड लेवल या फिर थर्ड टायर जिसको बोलते हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट है, राइट क्या? तो यहाँ पे 3 लेवल की सरकार अगर हम इंडिया की बात करें तो देखने को मिल रही है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये लोकल गवर्नमेंट है, जो कि आपको अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी कहते हैं और लोकल एरिया में पंचायत कहते हैं। यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है कि जब पावर का बँटवारा जब
डिफरेंट लेवल ऑफ सरकार के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे कंट्री की सरकार होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है पूरे कंट्री लेवल की सरकार होती है, पूरे कंट्री की सरकार होती है, ठीक है जी। स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, सिर्फ़ उसके स्टेट लेवल पे ही उसका अधिकार चलता है और जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो राज्य के छोटा-सा जो रीजन होता है, सिर्फ़ वहीं पे उसका कानून वो उसका अधिकार चलता है। राइट क्या? यानी कि वहीं पे सिर्फ़ उसका जुरिस्डिक्शन होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन लेज़ डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्स इन द गवर्नेंस। और इनका जो पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा बताया जाता है कि हाँ भाई, आपका पावर क्या है, आपका पावर क्या है, आपका पावर क्या है। यानी कि तीनों जो लेवल की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, लोकल गवर्नमेंट का क्या पावर है, ये चीज़ हमारे संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉपरली बताया जाता है, उसमें लिखित होता है। और देखते हैं इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो ये हो गया 2, अब तक हमने 2 पावर शेयरिंग देखा, एक हमने हॉरिज़ॉन्टल देखा, दूसरा हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग देखा। अब जो तीसरे तरीके से जो पावर शेयरिंग होती है, वो होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में। अच्छा ये क्या है भाई? तो सोशल ग्रुप मतलब कि वो रिलीजन के नाम पे हो सकता है, वो लैंग्वेज के नाम पे हो सकता है, राइट क्या? जैसे याद करिए कि बेल्जियम में एक सरकार बनी थी तीसरे लेवल की, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके लेकर आते हैं। उसी तरीके से मान लो कि रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस जो ग्रुप है, यानी कि वो कैसा ग्रुप है? रिलीजन के नाम पे है। अगर मान लीजिए लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यानी कि वो कैसा कैसा ग्रुप है? लैंग्वेज के नाम पे ग्रुप है, यानी कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। अगर रिलीजियस ग्रुप है, यानी कि एक ही धर्म के लोग उस ग्रुप में हैं। तो उनको भी हमने क्या किया है, पावर का बँटवारा करने का एक तरीका होता है कि हाँ भाई, आप रिलीजन के नाम पे ग्रुप बना सकते हैं, आप लैंग्वेज के नाम पे ग्रुप बना सकते हैं। राइट क्या? तो ये भी क्या है, एक तरीका होता है पावर को शेयर करने का। तो और ये कैसा तरीका है भाई? सोशल ग्रुप में कैसी तरीके से पावर की शेयरिंग की जाती है, राइट क्या? एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज a good example of this arrangement. In some places, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section women are represented in the legislature and the administration. और इससे क्या होता है कि जो सोशली जो वीकर सेक्शन होता है उसका भी रिप्रेजेंटेशन हमें लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। अगर हम इनको पावर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इनका जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी में, लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नहीं हो पाएगा। जैसे महिलाएं हो गई, चाहे और भी अदर वीकर सेक्शन हो गया, तो इनको इनका पार्टिसिपेशन हो, ये सोसाइटी से अपने आप को कटा हुआ ना समझें, इसलिए हमें पावर देना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज फील एलियनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वही बात है कि अगर आप इनको स्पेस नहीं दीजिएगा, अगर आप इनको पावर नहीं दीजिएगा, तो फिर इनको लगेगा कि ये जो है सोसाइटी में, गवर्नमेंट में इनका कोई रोल है ही नहीं, अपने आप को गवर्नमेंट से कटा हुआ समझेंगे, जो कि अच्छा चीज़ नहीं होता। अब खुद आप समझ लीजिए कि आप अपने घर में हैं और लगता है कि आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। आपसे ना कोई बात कर रहा है, ना ही आपके पास कोई पावर है, ना आप खाने के लिए बोल सकते हैं, ना ही कुछ आप कह सकते हैं। तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ यार, अरे यार, घर में हम हैं भी कि नहीं? मेरा घर में कोई इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं? तो आपका जो रिलेशन है ना, वो घर के मेंबर के साथ खराब होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से सरकार में भी होता है। सरकार में अगर सबको आप पावर नहीं दीजिएगा, सबको मिला कर के नहीं रखिएगा, तो फिर क्या होगा, सब एक-दूसरे से क्या होने लगेगा, दूर भागने लग जाएँगे, अपने आप को अलग समझने लग जाएँगे, राइट क्या? ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सरकार, वो गवर्नमेंट, वो देश, वो क्या होने जाएगा, कमज़ोर होने लग जाएगा। जैसे आपका घर कमज़ोर हो जाएगा, जब सब कोई मेंबर कहीं न कहीं एक-दूसरे से मिल कर के नहीं रहेंगे, राइट क्या? सो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन द पावर एंड द रिप्रेजेंटेशन। और ये एक तरीका होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी पावर को क्या किया जाए, उनको पावर का उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, सो दैट वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में, सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकें। तो अब तक हमने 3 तरीके का पावर शेयरिंग देखा। एक हमने देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें कि एट द सेम लेवल ऑफ द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके बीच की पावर की शेयरिंग होती है। दूसरा हमने वर्टिकल देखा, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच की पावर शेयरिंग होती है। और तीसरा हमने देखा सोशल ग्रुप के बीच में कैसे पावर शेयरिंग की जाती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप और लैंग्वेज ग्रुप बना करके, राइट जी। चौथा जो हमारे पास पावर शेयरिंग है, और वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, प्रेशर ग्रुप को और मूवमेंट के बीच में कैसे पावर एंड शेयरिंग की जाती है। देखिए, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बता देता हूँ। ऑल्दो जब हम पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे चैप्टर का, तो डेडिकेटली आपको बताएँगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। खैर, अभी आप इतना समझ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुपिंग होता है जिसमें कि एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। क्या बोला मैंने?
पॉलिटिकल पार्टी वो एक ग्रुपिंग होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसमें कि एक ही आइडियोलॉजी को, एक ही बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। उसी तरीके से प्रेशर ग्रुप भी होता है, उसी तरीके से मूवमेंट होता है। अब इनका जो ये जो ग्रुपिंग होती है ना, इनके पास पावर होता है कि अपनी उस कम्युनिटी के लिए कहीं न कहीं आवाज़ उठाना, उनके जो कंसर्न है, उनका जो प्रॉब्लम है, उसको आगे लेकर आना, गवर्नमेंट को बताना, ये इनका काम होता है। यानी कि इनको सब सोसाइटी के हर लोगों के लिए सोचना नहीं है, सिर्फ़ अपने ग्रुप के लोगों के लिए क्या करना होता है, सोचना होता है, उसके वेलफेयर की बात करनी होती है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटिज़न मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेस्टेंट्स फॉर पावर। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं जब आपके पास चॉइसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास चॉइसेस लिमिटेड है कि हाँ, आपको सिर्फ इसी कैंडिडेट को वोट देना है, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो होता है कि आपके पास चॉइसेस है कि हम चाहे इसको वोट दें, इसको वोट दें, इसको वोट दें, ये डेमोक्रेसी होता है। और ये कब होगा? जब आप पावर शेयर करिएगा। यार, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नहीं बनेगी, सिर्फ मान लो कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपके पास चॉइस है क्या? नहीं है। आपके पास चॉइस कब होगा? जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बनेंगी, जब डिफरेंट मूवमेंट होंगे, जब डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे, तब ना आपके पास चॉइस बढ़ेगी, अदरवाइज़ तो आपकी चॉइस लिमिटेड हो जाएगी। वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वाली बात हो जाएगी कि हाँ भाई, एक ही पार्टी है, उसी को आपको वोट करना है। राइट क्या? तो ऐसा नहीं करना है। ये कब होगा? जब आप पावर शेयर करिएगा, जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा कि हाँ भाई, तुम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। राइट क्या? तो ये भी क्या है, एक तरीका होता है पावर शेयरिंग करने का। अब आपको प्रेशर ग्रुप की बात बताते हैं थोड़ा-सा। जैसे आपने नाम सुना होगा एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ। आपने हिंदू मजदूर सभा का नाम सुना होगा। ये प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप का काम होता है कि अपने एक खास जो उस एक मेंबर के लिए, मतलब कि एक पार्टिकुलर मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या करना होता है, उसके कंसर्न को आगे लेकर जाना होता है। जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया, एग्जांपल से समझिए। ये जो एबीवीपी ग्रुपिंग है, ये स्टूडेंट का एक ग्रुप है। इसका मेन कंसर्न होता है कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का कैसे वेलफेयर होगा, क्या इनकी समस्याएं हैं, और इनकी समस्याएं, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास लेकर जाते हैं, बताते हैं कि देखो सर, सब स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का डिमांड ये है। तो ये क्या है, इसको सिर्फ स्टूडेंट से मतलब है। अगर हम बोले कि हिंद मजदूर सभा, यानी कि इसको सिर्फ मजदूर से मतलब है। अगर हम बोले कि भारतीय किसान संघ, तो इसको सिर्फ किससे मतलब है? किसान से मतलब है। एसोचैम, इसको सिर्फ बिज़नेस वाले लोगों से मतलब है। यानी कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि उसको एक खास सोसाइटी, एक खास जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं, उसी के लिए ही काम करता है वो। सब सोसाइटी के मेंबर के लिए वो काम नहीं करता है। और उसके पास ये काम करने का वो अधिकार कहाँ से आता है? जब आप पावर शेयर करते हैं। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, तो उसके पास अधिकार कहाँ से आ जाएगा? कोई स्टूडेंट के लिए बात करेगा, चाहे वो किसान के लिए बात करे, चाहे वो बिज़नेसमैन के लिए बात करेगा। वो कब कर पाएगा? जब आप उसके पास इस चीज़ का पावर रहेगा। और पावर कब रहेगा? जब पावर सरकार देगी उसको, यानी कि पावर शेयरिंग का होना। सो दिस इज़ द थिंग, राइट क्या? इसी चीज़ को अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला जो टॉपिक है, और वो ये है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। इसके पहले एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने समझा कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। उसके बाद हमने समझा कि पावर शेयरिंग को समझने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने 2 एग्ज़ाम्पल देखे, बेल्जियम और श्रीलंका का। उसके बाद हमने समझा कि पावर शेयरिंग करेंगे कैसे? उसमें मैंने आपको 5 तरीके बताया मैंने। एक हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और मूवमेंट के बीच में हमने पावर शेयरिंग को देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि पावर शेयरिंग आखिर डिज़ायरेबल क्यों है? इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए, 2 रीज़न हैं, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, इसका सॉरी, पावर शेयरिंग क्यों हमें चाहिए, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, उसका 2 तरीका है। याद रखिएगा, 2 तरीका है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 रीज़न है व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। एक है प्रूडेंशियल और दूसरा क्या है, मोरल। अब इसको एक-एक करके समझते हैं। देखो, प्रूडेंशियल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लॉजिक, यानी कि कोई चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है। आप खामखा में ऐसी कोई बात नहीं बोल देते हैं, ठीक है ना? कोई एक लॉजिक के साथ आप बोल रहे हैं। यानी कि प्रूडेंशियल रीज़न में हम ये बताते हैं कि एक्चुअल में पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर शेयरिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये हम एक लॉजिक बता रहे हैं, राइट क्या? अब देखो, यहाँ पे उदाहरण से हम आपको समझाएँगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देखिए। प्रूडेंशियल कहता है कि अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा।
अगर पावर शेयरिंग हम लोग कर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब मान लो कि 2 सोसाइटी एक सोसाइटी है जिसमें कि 2 कम्युनिटी, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स जो है 90% है और वाई है वो 10% है। अब अगर मान लो कि इसके साथ पावर का बँटवारा नहीं किया जाएगा, सारा पावर एक्स कम्युनिटी के पास में रहेगा, तो एक्स और वाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी होने बात है। आप खुद सोचिए कि घर में आप समोसे लेकर आते हैं, घर में 2 लोग हैं, वो सारा समोसा खुद खा जाते हो, आपने शेयर ही नहीं किया, तो क्या घर में कलेश नहीं होगा क्या? तुम्हारी बहन तो भाई तुमको मार के ऐसे कर देगी वो, पीट देगी। यानी कि ये हर चीज़ का बँटवारा होना चाहिए। मम्मी भी हमारी बचपन से बताते हुए आती है ना कि बेटा शेयरिंग इज़ गुड, शेयरिंग करना चाहिए, राइट ना? तो शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक रीज़न हमने बताया ना, क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है? क्योंकि हम रीज़न बता रहे हैं कि हाँ भाई नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा ये क्या कहता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है पॉलिटिकल ऑर्डर में। आप खुद समझिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे से लड़ेगा। राइट ना? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना हमारे सोसाइटी में बहुत ज़रूरी होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर आप देखिए कंडीशन क्या है श्रीलंका में, आप देखिए कंडीशन क्या है आज के डेट में नेपाल में। आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्री है अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका, आई मीन अफ्रीका कंटिनेंट की, जहाँ पे कि वहाँ के लीडर अपने में ही लड़ रहे हैं। वो कभी वो उससे पावर छीन लेता है, कभी वो उससे पावर छीन लेता है और इसमें सफ़र कौन करता है? उस देश के लोग। अब अफ्रीका के लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं की जाती है। कभी मिलिट्री पावर छीन लेती है, कभी पॉलिटिकल पार्टी पावर को छीन लेती है। सब एक-दूसरे से पावर छीनने में लगे रहते हैं। कोई एक-दूसरे से पावर का बँटवारा नहीं करता है। और दूसरा आप बेल्जियम का देख लीजिए। देखिए वहाँ पे पावर शेयरिंग किया जाता है तो वो कंट्री का जो कैपिटल है वो हेडक्वार्टर बन चुका है नाटो का और यूरोपियन यूनियन का। तो पावर शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करता है और स्टेबिलिटी को लेता है पॉलिटिकल एरेना में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, और क्या करता है? सो टायरनी जस्ट अ सेकंड। Tyranny of the majority is not just oppressive but for minority but for the majority as well. जो मेजॉरिटी का जो अत्याचार होता है उस चीज़ को रोकता है वो और ये अत्याचार सिर्फ माइनॉरिटी पे ही नहीं होता है, ये बल्कि मेजॉरिटी वाले जो लोग होते हैं उसके ऊपर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने कम्युनिटी की बोला कि हाँ भाई एक्स है और वाई है, ये 90% है, ये 10% है, तो ये एक्स वाले सिर्फ वाई पे ही अत्याचार नहीं करेंगे, ये एक्स के मेंबर ही एक्स के मेंबर पे भी अत्याचार कर सकते हैं। तो इस चीज़ को होने से क्या करता है, पावर शेयरिंग उसको रोकता है। और दूसरा क्या करता है, सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये बढ़िया आउटकम लेकर आता है। बढ़िया आउटकम मतलब क्या, कि ये सोसाइटी में पीस लेकर आता है, सोसाइटी में हार्मनी लेकर आता है, राइट क्या? यानी कि सोशल एक हार्मनी बनी रहती है, पीस बना रहता है। ये कब होता है? जब पावर शेयरिंग की जाती है। यानी कि जो हमने पहला रीज़न देखा और वो देखा प्रूडेंशियल, यानी कि ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और सोसाइटी में क्या होता है, टायरनी नहीं होता है, मेजॉरिटी टायरनी मतलब कि अत्याचार और आउटकम्स बढ़िया आते हैं, यानी कि सोशल हार्मनी बनी रहती है और पीस बना रहता है कंट्री में। ये हो गया प्रूडेंशियल रीज़न। दूसरा जो हमें रीज़न समझना है और वो है मोरल रीज़न, यानी कि व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। द सेकंड रीज़न इज़ द मोरल। मोरल रीज़न मतलब दैट इज़ व्हाट इज़ गुड एंड बैड। देखो, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग बात है। जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका मोरल कहता है कि आपको शोर नहीं करना चाहिए, आपको शांति से सुनना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो अलग बात है। ये हो गया मोरल रीज़न, लेकिन प्रूडेंशियल रीज़न हम आपको बताते हैं कि क्यों शोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शोर करोगे तो आपका लेक्चर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अगर आपका लेक्चर छूट जाएगा, जो सर बता रहे हो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाइएगा, फिर आपका एग्ज़ाम क्या कर जाएगा, हैम्पर कर पाएगा, फिर आपकी लाइफ़ क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये हो गया प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न हो गया कि हाँ भाई, नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इस क्लास के मेंबर भी डिस्टर्ब होते हैं और ये अच्छी भी चीज़ नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है और आप क्या करें, आप शोर कर रहे हैं। तो आपकी मोरालिटी क्या कहती है कि आपको पढ़ना चाहिए, ना कि आकर के शोर करना चाहिए। तो इस डिफरेंस को समझिए। मोरल रीज़न की कर रहे हो, नहीं कर रहे हो अलग बात है। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। लेकिन प्रूडेंशियल रीज़न को एक लॉजिक बताता है क्यों नहीं शोर करना चाहिए। अगर आप शोर करोगे तो क्या हो जाएगा, लेक्चर छूट जाएगा, फिर आपके बैकलॉग लग जाएँगे। तो ये हो गया। सो मोरल अब अगर बात करें हम पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग कहा जाता है कि पावर शेयरिंग को एक वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। स्पिरिट मतलब कि आत्मा, अंतरात्मा। आत्मा है ये, डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो उसकी आत्मा मर जाएगी, डेमोक्रेसी मर जाएगी। तो मर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है?
तो ये हो गया मोरल कि आपको करना है, नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका क्या मोरल रीज़न। और इसमें क्या चीज़ बोल रहा है भाई? तो ए डेमोक्रेटिक रूल ए डेमो जस्ट अ सेकंड ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज़ अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हू हैव लिव्ड विद इट्स इफेक्ट्स। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर जो डिसीजन लिया जाता है ना, उससे उस डिसीजन से जो कोई भी इफ़ेक्ट होने वाला है, उसका हमें कंसेंट लेना चाहिए, उससे हमें परमिशन लेना चाहिए, राइट क्या? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि आप कहीं न कहीं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और अगर आप नहीं करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, आप उसी को खत्म कर रहे हैं भाई, आप उसको मार रहे हैं। सो ये हो गया मोरल रीज़न, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन गवर्न कर रहा है, कैसे गवर्न करना है। लोग खुद बताएँगे कि हमें कौन गवर्न करेगा, राइट ना? ये कब होगा? जब आप उसको पावर दीजिएगा। आपके पास पावर है ना भाई वोट करने का। आप वोट करने जाते हैं और आप ही ना बताते हैं कि हमें कौन रूल करेगा। तो ये कब हुआ? क्योंकि आपके साथ पावर को शेयर किया गया। तो ये क्या है? मोरल रीज़न है। वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग एज़ वैल्यूएबल। सो द मोरल रीज़न बेसिकली एम्फैसिस करता है कि पावर शेयरिंग जो एक्ट है वो क्या है? एक वैल्यूएबल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। अब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो अलग बात है। हम यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बता रहे कि अगर नहीं करोगे तो क्या ही हो जाएगा। वो हमने कहाँ बताया? वो हमने आपको प्रूडेंशियल में बताया। तो ये हो गया आपका मोरल रीज़न। अब यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक आ गया है जर्मनी का। इस डायग्राम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ बताओ ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है। देखो सिचुएशन है 2005 का। 2005 में जर्मनी में चुनाव हुआ और वहाँ पे हुआ यूँ कि 2 पार्टी दो पार्टी के बीच में मतलब कि चुनाव लड़ा जाता है बेसिकली। और होता यह है कि वहाँ पे कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं लेकर आ पाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको जैसे हमारे देश में 272 सीट चाहिए होता है लोकसभा में, आपको अगर सरकार बनानी है तो। अब क्या होगा कि अगर कोई पार्टी भी अगर मेजॉरिटी नहीं लेकर आ पाती है तो वही सिचुएशन होता है 2005 में जर्मनी में, जहाँ पे दोनों पार्टी होती है, एक पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरी पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन। दोनों ही पार्टी में से कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लेकर आ पाती है। अब होता ये है कि दोनों ने क्या किया, मिल करके सरकार बना लिया, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया। अब इससे प्रॉब्लम ये हो गया कि ये दोनों ऐसी पार्टी हैं कि समझिए कि अगर ये चाँद है, तो ये क्या है? ये सूरज है। अगर ये धरती है, तो ये आकाश है। इनकी ऐसी आइडियोलॉजी है, अगर ये लेफ्ट है, तो ये राइट है। ये ऊपर है, तो ये नीचे है। इस तरीके का है, यानी कि इनका बहुत ही हिस्टोरिकल एक राइवलरी था। जैसे कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आप समझ लें कि बीजेपी और कांग्रेस, ये वाला सिचुएशन था। राइट क्या? अब लेकिन इन्होंने किया क्या? तो मिल करके सरकार बना लिया। अब सरकार तो बना लिया, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको स्टीयरिंग दिखाया जा रहा है ना, ये दोनों गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है कि ये कौन है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है और ये कौन है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब इसके हाथ में भी स्टीयरिंग है, इसके हाथ में भी स्टीयरिंग है। दोनों क्योंकि दोनों ने मिल कर के सरकार बनाया है। अब ये बोले कि मुझे लेफ्ट जाना है, ये बोले कि नहीं मेरे को लेफ्ट जाना है। ये बोले कि मेरे को राइट जाना है, ये बोले कि मुझे राइट जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है। तो ये बोले कि मुझे भाई इधर जाना है, ये बोले कि मुझे इधर जाना है। यानी कि कहीं न कहीं इनके बीच में एक क्या कहते हैं एक सहमति नहीं हो पा रही थी। तो ये सिचुएशन क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लेकर आ पाई और कोलिशन गवर्नमेंट बना। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जनरली हमको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पे जनरली डिसीज़न नहीं ले पाती है सरकार। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, जो हमने जर्मनी पे यहाँ पे देखने को मिला। राइट? तो ये एग्ज़ाम्पल ये इमेज क्या शो कर रहा है? ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा कि दिस इमेज शोज द कंडीशन ऑफ द जर्मनी ऑफ 2005 इलेक्शन इन व्हिच now no one party has got majority absolute majority in those election. No one party got majority and hence they form a coalition government, and since both the parties was historically rival to each other, they differed on several matters. If he says or if one party says I'll go in the left side, other party say I will go into the right side. So इससे क्या होगा कि डिसीजन इम्पैक्ट करेगा, डिसीजन अफेक्ट होगा और इस तरीके से सरकार बनती है। राइट क्या? अब इसमें तो यहाँ से जो है इस चैप्टर का हर चीज़ हमने कहीं न कहीं अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल इज़ आल्सो कॉल्ड। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला कि हर वर्ड पे मेरे ध्यान देना।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल यानी कि वो ट्रायंगल 1, 2, 3 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये कौन-सा पावर शेयरिंग है? ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ, ये कौन सा पावर शेयरिंग है भाई? और आई मीन ये पावर शेयरिंग ये क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ये क्या चीज का एग्जांपल बता रहा है? ये क्या चीज का डिजाइन बता रहा है? क्या मेजोरिटेरियनिज्म है क्या? भाई मेजोरिटेरियनिज्म में तो पावर शेयर ही नहीं किया जाता है। एथनिक ग्रुप्स है क्या? नहीं। पॉलिटिकल पार्टी है क्या? नहीं। ये किसका है? डेमोक्रेसी का है। राइट, डेमोक्रेसी में ही क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं हम पावर की बंटवारे की बात करते हैं। राइट। चलो जी। और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर सेलिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस? कौन सा है वो? कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक एंड बैलेंस कहाँ पे होता है? क्या फेडरल डिवीजन? नहीं। क्या वर्टिकल पावर शेयरिंग? नहीं। क्या पावर शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं, ये तो वही वर्टिकल पावर शेयरिंग है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में होता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? चेक करते हैं। तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे के पावर को क्या करता है? चेक करता है और बैलेंस करता है। तो हॉरिजॉन्टल पावर से यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है भाई? सो यहाँ से हम लोग का ये चीज़ खत्म होता है। और विद दिस हमने इस चैप्टर को, पावर शेयरिंग को बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर फिर भी अगर नहीं आया है, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 6 से 12 तक का जितने भी चैप्टर्स हैं, सब मैं आपको इस चैनल के थ्रू लेकर आऊँगा और हर चीज़ को एक बारीकी से एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आने की कोशिश मैं करूँगा, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए हो, चाहे अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि अलग आफ्टर द ग्रेजुएशन अगर कोई सिविल सर्विसेज़ की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अदर ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 1-2 घंटे के अंदर सारे चैप्टर को मैं डिस्कस कर दूँगा, सारी चीज़ें एकदम एकदम आसान शब्दों में। मैं कोशिश करूँगा कि आप ऐसे शब्द में समझाऊँ ताकि आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना? क्योंकि टर्म समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में। तो आई होप कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। ये जो मेरा एक इनिशिएटिव है, आपके लाइफ़ में एक ग्रेट चेंज लेकर आए और आपके एग्ज़ामिनेशन में मेरा अगर एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन अगर होता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही ऑनर समझूँगा। सो आई होप कि ये सीरीज़ आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट करेगी और बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जनरली हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे हमें कंटेंट देखने को नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, राइट? तो मेरा एक इनिशिएटिव है, आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like and comment on these channels. So thank you so much for your contribution. Thank you so much for your effort. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day. Thank you so much.